दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने दावा किया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने भारत के अलग अलग शहरों को दहलाने की प्लानिंग की थी। सूत्रों ने दावा किया कि हमले के लिए खासतौर पर डॉक्टरों का स्लीपर सेल बनाया गया था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी डॉक्टरों के स्लीपर सेल का अड्डा था। दावा किया गया कि वहीं से अलग अलग शहरों में आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टरों का ये आतंकी मॉड्यूल को धमाके से 37 दिन पहले यानी कि 4 अक्टूबर को एक्टिव किया गया था। और उस दिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टर अदील अहमद की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी। ये वही अदील अहमद है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील अहमद की शादी में कुछ खास मेहमान शामिल हुए थे। दावा किया गया कि उसकी शादी में ही डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल बना था और उस आतंकी मॉड्यूल ने अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था। मतलब दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके से करीब 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टरों ने आतंकी मॉड्यूल तैयार किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मॉड्यूल का मकसद सेना को धमकाने वाले पोस्टर लगाना, हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना था। दावा किया गया कि डॉक्टर अदील को विस्फोटक और हथियार जुटाने के साथ साथ पैसों की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आतंकियों ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों को दहलाने की पूरी तैयारी की थी। और सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास 2900 किलो विस्फोटक छिपा कर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल सभी डॉक्टरों को इरफान अहमद नाम के मौलवी ने कट्टरपंथी बनाया था। और जांच में पता चला कि मौलवी इरफान अहमद श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर काम करता था। दावा किया गया कि वो उन सभी के संपर्क में था जो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल थे। जांच में पता चला कि मौलवी इरफान नौगाम मस्जिद का इमाम भी था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इरफान अहमद ही इस आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है और उसी ने सभी का ब्रेन वॉश किया था, यानी आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया था। दावा किया गया कि श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने के दौरान वो वहां पढ़ने वाले लड़कों को भड़काऊ वीडियो दिखाता था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर मौलवी इरफान के संपर्क में आए थे। दावा किया गया कि इरफान ने उन दोनों को डॉक्टरों का स्लीपर सेल बनाने के लिए तैयार किया था और बाद में उनके साथ डॉक्टर अदील अहमद भी जुड़ गया था। अदील श्रीनगर के उसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था जहां फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान काम करता था। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि दोनों अपने हैंडलर से मिलने तुर्की भी गए थे। क्या कि उनके हैंडलर ने ही तुर्की में उनके ठहरने और आने जाने का इंतजाम किया था। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल अपने हैंडलर से मिलने तुर्की क्यों गए थे। और जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि श्रीनगर और अनंतनाग की रहने वाली 2 महिला डॉक्टर भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि उन दोनों महिला डॉक्टरों ने बांग्लादेश के ढाका मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों महिला डॉक्टरों ने श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की थी। दावा किया गया कि इंटर्नशिप के दौरान वो दोनों मौलवी इरफान के संपर्क में आई थी। बाद में वो भी डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ गई थी। जांच में पता चला है कि दोनों महिला डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल में मैसेज पहुंचाने का काम करते थे। और जांच के दौरान एजेंसियों को उन दोनों महिला डॉक्टरों की करीब 400 से ज्यादा इनक्रिप्टेड चैट मिली। इनक्रिप्टेड चैट वो होती हैं जिनमें मैसेज को कोड के जरिए दूसरे तक भेजा जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई उनके मैसेज को पढ़ न सके। दिल्ली बम धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने दावा किया कि आतंकी मॉड्यूल में शामिल एक डॉक्टर को विदेश से भी पैसे भेजे गए थे ताकि उन पैसों से डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल हिंदुस्तान के शहरों में धमाके कर सके। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से चल रहे इस आतंकी मॉड्यूल को तुर्की के इस्तांबुल और कतर की राजधानी दोहा से डिजिटल वॉलेट के जरिए फंडिंग की गई थी। दावा किया गया कि विदेश से आए पैसों से ही डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास 2900 किलो विस्फोटक जमा किया हुआ था। और सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किले के पास जिस चलती कार में धमाका हुआ था उसमें वही विस्फोटक इस्तेमाल किया गया जो फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से मिला था। और इस सबके बीच दिल्ली पुलिस की टीम एक इको स्पोर्ट कार की तलाश में जुट गई। दावा किया गया कि वो कार डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल की थी। मतलब इको स्पोर्ट कार का इस्तेमाल डॉक्टर मुजम्मिल और उसके साथी कर रहे थे और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो संदिग्ध कार भी धमाके वाले दिन से ही गायब थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें उस कार की तलाश में जुट गईं। दिल्ली के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में कार की तलाश शुरू की गई।
इसी दौरान फरीदाबाद के खंडवली गांव में पुलिस ने उस संदिग्ध इकोस्पोर्ट कार को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक कार एक फार्म हाउस में खड़ी थी। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वो फार्म हाउस डॉक्टर उमर नबी के दोस्त का है। फार्म हाउस से कार मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और उस संदिग्ध कार की जांच शुरू कर दी, क्योंकि उस कार में विस्फोटक भरे होने का दावा किया गया था। जांच में पता चला कि जिस इकोस्पोर्ट कार को पुलिस ने ढूंढ निकाला वो कार भी डॉक्टर उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर उमर नबी ने i20 कार के अलावा इकोस्पोर्ट कार भी खरीदी थी। कार पर लगा फास्टैग भी डॉक्टर उमर नबी के नाम पर दर्ज है। कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक डॉक्टर उमर नबी इकोस्पोर्ट कार का दूसरा मालिक था। कार राजौरी गार्डन आरटीओ में रजिस्टर्ड है और उसमें पता सीलमपुर का है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सीलमपुर इलाके में मौजूद उस पते पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद पुलिस को पता चला कि उस पते पर डॉक्टर उमर कभी रहा ही नहीं। मतलब उमर ने कार खरीदने के लिए फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल किया था। इधर दिल्ली धमाका मामले में 6 संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली धमाके के मामले में पुलिस ने करीब 6 संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया। इन लोगों पर इन धमाकों से जुड़े होने का शक है। माना जा रहा है इन सभी संदिग्धों से पूछताछ के बाद बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार सबूत इकट्ठा करने में जुटी रहीं। सुरक्षा की वजह से पुलिस ने लाजपत राय मार्केट को बंद रखा। उधर डॉक्टर अदील अहमद के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी मिलने पर उसके साथ काम करने वाले डॉक्टरों ने हैरानी जताई। वो यूपी में सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल नाम के अस्पताल में काम करता था। उसे दिल्ली धमाके से कुछ रोज पहले ही गिरफ्तार किया गया था और उसकी गिरफ्तारी की खबर मिलने पर उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर भी हैरान रह गए। उनके मुताबिक उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अदील का ताल्लुक किसी आतंकी संगठन से हो सकता है। कभी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, कभी कोई मतलब बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा नहीं करते थे, बड़ा विनम्र तरीके से बात करते थे। बताया गया कि सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर नाम के अस्पताल में काम करने के दौरान डॉक्टर अदील पर कभी भी किसी कर्मचारी को शक नहीं हुआ था। अनंतनाग से आने के बाद डॉक्टर अदील ने पहले वी ब्रदर्स अस्पताल और फिर फेमस मेडिकेयर में नौकरी की थी और उसी अस्पताल में काम करने के दौरान डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया था। उस पर श्रीनगर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप था। उसी वक्त वो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आ गया था और फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस उसका पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक पहुंच गई थी। डॉक्टर अदील ने पिछले साल अक्टूबर में फेमस मेडिकेयर ज्वाइन किया था, लेकिन उस पर जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का आरोप तब लगा जब वो अपनी शादी के लिए अनंतनाग गया हुआ था। पिछले महीने की 4 तारीख को उसकी शादी हुई थी और उस समारोह में फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में काम करने वाले उसके कुछ मुस्लिम साथी भी गए थे। उनका थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट होता है, तो उस शादी में हम सब सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर वापस हम आ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शादी के बाद अपने घर पर बिताए वक्त में ही उसने श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाए थे और फिर उसे गिरफ्तार कर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ले जाया गया था। वहां उसकी निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरकारी अस्पताल के लॉकर से AK-47 बरामद करने का दावा किया था। सहारनपुर आने से पहले डॉक्टर अदील अहमद उसी अस्पताल में काम करता था और पुलिस ने वहां से AK-47 राइफल बरामद करने के बाद उसके आतंकी नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया था। बाद में कई कड़ियों को जोड़ते हुए ही पुलिस हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच सकी थी, जहां से विस्फोटक और हथियारों का जखीरा मिला था। इसके बाद ही डॉक्टर अदील अहमद से जुड़े लोगों की पड़ताल शुरू कर दी गई थी, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अनंतनाग में सरकारी नौकरी छोड़कर वो क्यों सहारनपुर पहुंच गया था। पुलिस उसके इस फैसले के पीछे की वजह का पता लगाने में जुट गई और इस बीच पुलिस की जांच में यह जानकारी सामने आई कि नीले रंग के एक स्कूटर की वजह से डॉक्टर अदील की पहचान हो सकी थी। पुलिस के मुताबिक उसे अपनी गिरफ्तारी की भनक लग चुकी थी, इसीलिए वो सहारनपुर वाले अस्पताल से बिना बताए भाग गया था। यानी किसी को भी जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर अदील अस्पताल से अचानक कहां गायब हो गया था। उसके बारे में सिर्फ यही पता था कि वो अस्पताल का स्कूटर लेकर निकला जो नीले रंग का था। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ अपनी टीमें भेज दी थी। बताया गया कि सहारनपुर के सरसावा इलाके में एक ढाबे पर नीले रंग का वो स्कूटर नजर आया था और उस स्कूटर की वजह से ही डॉक्टर अदील की पहचान हो पाई थी। इसी स्कूटी से एक कर्मचारी को लेकर सरसावा तक पहुंचे, क्योंकि स्कूटी को वापस हॉस्पिटल को सौंपना था। पुलिस ने सहारनपुर के सरसावा इलाके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि वो पुलिस से बचकर अनंतनाग भागने की फिराक में था और सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में यह भी पता चला कि डॉक्टर अदील के घर पर रात के वक्त आतंकियों की खुफिया बैठकें होती थी। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान करने और उन तक पहुंचने में जुट गईं।
ताकि पता चल सके कि इस आतंकी नेटवर्क में कितने लोग जुड़े हुए थे। मामले की जांच कर रही पुलिस के मुताबिक सहारनपुर में डॉक्टर अदील के घर पर रात के वक्त 8 से 10 संदिग्ध लोग आते थे। आशंका जताई गई कि वो अपने घर पर रोजाना रात को आतंकियों के साथ खुफिया बैठक करता था और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के कुतुब इलाके में बाबू बिहार मोहल्ले में रहता था। जहां उसका घर था उसके आसपास कई प्लॉट खाली हैं, यानी उसका घर ऐसी जगह पर था जहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। दावा किया गया कि इसी वजह से किसी को पता नहीं चल पाया था कि डॉक्टर अदील के घर पर आने वाले वो लोग कौन थे। और आशंका यह भी जताई गई कि डॉक्टर अदील पूरी प्लानिंग के साथ सहारनपुर पहुंचा था, इसलिए उसने जानबूझकर रहने के लिए ऐसा घर ढूंढा जो एकांत में था। वो जहां काम करता था वहां का स्टाफ भी उसके इस फैसले से हैरान था, क्योंकि बताया गया कि डॉक्टर अदील को फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के नजदीक कई घर दिखाए गए थे, लेकिन दावा किया गया कि उसने जानबूझकर ऐसे घर का चयन किया था जो शोर शराबे से दूर हो। उसने रहने के लिए अस्पताल से 4 किलोमीटर दूर घर लिया था। हमारे जैदी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी रूम दिखाए तो उनको कोई रूम समझ में नहीं आया, क्योंकि फैमिली से होकर जाता था। वो एक ऐसी जगह देख रहे थे जो वहाँ पे वो शांति के साथ रह सके। माना जा रहा है कि ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि कोई उसकी गतिविधियों पर नजर न रख सके। बाद में उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके घर पर भी पहुंची थी। वहां से कई सबूत इकट्ठा किए गए थे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सहारनपुर को नए आतंकियों की भर्ती करने और कमांड सेंटर बनाए जाने की तैयारी थी। माना जा रहा है कि डॉक्टर अदील अहमद इसी मकसद से अनंतनाग से सहारनपुर पहुंचा था और वो सहारनपुर में अपने इस मकसद को पूरा करने में जुटा था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन सहारनपुर को आतंकियों का मिनी रिक्रूटमेंट और कमांड सेंटर बनाना चाहते थे और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अदील अहमद को दी गई थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अनंतनाग में सरकारी नौकरी छोड़कर सहारनपुर आया था। मोबाइल के थ्रू यह भी मिला है कि वह लगातार लोगों को जोड़ने में लगा था डॉक्टर आदिल। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि वहां के कई छात्र और डॉक्टर उसके संपर्क में थे और वो अक्सर डॉक्टर अदील से मिलने उसके घर पर जाया करते थे। और जांच में यह जानकारी भी मिली कि इसके लिए खास तौर पर सहारनपुर को ही चुना गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सहारनपुर में धार्मिक शिक्षा हासिल करने के लिए देश के कोने कोने से मुस्लिम छात्र आते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील अहमद का काम उन छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की तरफ मोड़ना था। माना जा रहा है इसीलिए उसने सुनसान इलाके में घर लिया था जहां वो इस काम को आसानी से पूरा कर सके। सूत्रों के मुताबिक उसका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम में जोड़ना था। और इस बीच डॉक्टर अदील के मोबाइल फोन से मिली जानकारियों के आधार पर सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। सूत्रों के मुताबिक उसके 3 करीबियों से पूछताछ शुरू कर दी गई ताकि पता चल सके कि आतंकी संगठनों के मंसूबों को पूरा करने में और कितने लोग जुड़े हुए थे। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सहारनपुर में बनाए जाने वाले इस आतंकी ट्रेनिंग सेंटर की कमान शाहीन को सौंपी गई। शाहीन को सौंपी जानी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाने के अलावा उसे चलाने का भी जिम्मा सौंपने की तैयारी थी, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश का प्लान यह था सहारनपुर के इस आतंकी सेंटर में आतंकियों की महिला ब्रिगेड तैयार की जाए। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से शाहीन को यह जिम्मा सौंपा गया था कि वो यूपी के सहारनपुर के आसपास ऐसी जगह की तलाश करे जहां लोगों का आना जाना न के बराबर हो। सूत्रों के मुताबिक उसे ये निर्देश दिए गए थे कि वो जगह आबादी वाले इलाके से दूर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह पर आतंक का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्लान था। और सूत्रों का दावा है कि शाहीन ने आतंक के इस कमांड सेंटर को एक एनजीओ की आड़ में चलाने का प्लान बनाया था। दावा किया गया कि वहां आगे की तरफ एक दवाखाना और मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाने की योजना थी। और सूत्रों के मुताबिक उस दवाखाने और स्कूल के पीछे आतंक की तालीम दिए जाने का प्लान था। मतलब जैश ए मोहम्मद का प्लान यह था कि यह संस्था किसी एनजीओ के नाम पर चले ताकि किसी को कोई शक न हो, और उसकी आड़ में शाहीन मुस्लिम लड़कियों को आतंक की ट्रेनिंग देने का काम करती। दावा किया गया कि इसके लिए विदेशों से फंडिंग तक जुटाई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने एनजीओ के नाम पर कई संस्थाओं से मदद की मांग की थी और दावा किया गया कि उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि सहारनपुर में उस जगह पर मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल और एक दवाखाना खोला जाएगा। लेकिन खुफिया एजेंसियों से सूत्रों ने दावा किया कि उस दवाखाने और स्कूल की आड़ में वहां आतंक का बड़ा कमांड सेंटर बनाने की प्लानिंग हो चुकी थी। और दावा किया गया कि जानबूझकर वहां सामने की तरफ दवाखाना और लड़कियों का स्कूल बनाने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि शाहीन का मानना था कि दवाखाने और स्कूल के नाम पर आई फंडिंग के नाम पर आया पैसा जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आता। सूत्रों के मुताबिक जो लड़कियां वहां आतंकी ट्रेनिंग के लिए पहुंचती हैं उन्हें मुंतजिमा नाम दिए जाने की योजना थी। दावा किया गया कि वही लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से सामने की तरफ मौजूद दवाखाने और स्कूल में काम करती
और इस मुखौटे के पीछे शाहीन उन्हें जैश के आतंकी के तौर पर तैयार करने का काम करती। दावे के मुताबिक उन लड़कियों के रहने और खाने का इंतजाम भी उसी बिल्डिंग में किए जाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट जाए। मतलब जैश का प्लान यह था कि वहां आने वाली लड़कियां पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहें। सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यह हिदायत दी गई थी कि आतंक के उस कमांड सेंटर में जैमर भी लगाए जाएं। और वो इसलिए ताकि वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाली लड़कियां सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल न कर सकें। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन को सख्त निर्देश थे कि वो इस कमांड सेंटर में जैमर भी लगवाए, ताकि उन लड़कियों को कमांड सेंटर के बाहर की दुनिया के बारे में भनक तक ना लगनी पाए। सूत्रों ने दावा किया कि जैश का प्लान यह था कि उन लड़कियों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाए, उन्हें वही पढ़ाया जाए जो जैश के आतंकी चाहते हैं, वो वही सीखें जो जैश के मुताबिक उनके मकसद को पूरा करने में उनके लिए मददगार हो। और दावा तो यह भी किया गया कि सहारनपुर में तैयार किए जा रहे इस कमांड सेंटर में जैश के आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए आते। मतलब जैश की कोशिश यह थी कि वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाली लड़कियों से जैश के कमांडर सीधी बातचीत करें, ताकि उन्हें जिहाद के नाम पर पूरी तरह बरगलाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन का प्लान यह था कि वो इस आतंकी सेंटर में जैश के आतंकियों को कभी मौलाना तो कभी इस्लाम का जानकार बनाकर लेक्चर देने के लिए बुलाएगी। लड़कियों के स्कूल के नाम पर चलाए जाने की वजह से अगर कोई लेक्चर देने के नाम पर वहां आता तो शक की गुंजाइश भी कम ही रहती। अनुमान जताया गया कि इसी वजह से शाहीन को ये निर्देश दिए गए थे कि वो स्कूल लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी स्कूल की आड़ में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाना था। और सूत्रों ने दावा किया कि इस प्लान पर शाहीन पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। मतलब उसे पता था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। दावा तो यह भी किया गया कि वो इस प्लान के लिए सीधे जैश के बड़े कमांडरों के साथ बातचीत कर रही थी। और सूत्रों के मुताबिक वो करीब 6 महीने से इसी काम में लगी हुई थी। आशंका जताई गई कि जैश ए मोहम्मद सहारनपुर में एक बड़ा कमांड सेंटर बनाने की तैयारी में था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यह जिम्मा सौंपा गया कि वो सहारनपुर में इतनी बड़ी जगह ढूंढे जहां कम से कम 10 कमरे हों। दावा किया गया कि वहां तहखाने में एक ट्रेनिंग हॉल बनाने की तैयारी थी, ताकि वो लोगों की नजर में ना आए। और माना जा रहा है कि शाहीन को इसी वजह से इस काम में इतना वक्त लग रहा था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जैश के कमांडरों ने शाहीन को साफ तौर पर यह निर्देश दिए थे कि उनकी एक भी शर्त में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और इस सब के बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने विदेश में शिफ्ट होने की चाहत में अपने पति से तलाक ले लिया था। और यह जानकारी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने दी। डॉक्टर जफर हयात कानपुर के ही केपीएम नाम के सरकारी अस्पताल में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहीन के साथ घर वालों की मर्जी से उनकी शादी 2003 में हुई थी। करीब 10 साल सब कुछ ठीक रहा, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 2012 में उनकी शादी टूट गई। डॉक्टर जफर ने डॉक्टर शाहीन की एक जिद को तलाक की वजह बताया। बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। डॉक्टर जफर के मुताबिक उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी शाहीन को बहुत समझाने की कोशिश की थी और कानपुर और लखनऊ में रह रहे रिश्तेदारों का हवाला देकर कहीं बाहर जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक उनके समझाने के बाद भी डॉक्टर शाहीन ने अपना इरादा नहीं बदला था। और नतीजा यह हुआ कि करीब 10 साल बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। डॉक्टर जफर के मुताबिक समझाने के बावजूद डॉक्टर शाहीन ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद पर अड़ी रही। मतलब ये ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे। कुछ महीनों की अनबन के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। डॉक्टर जफर ने बताया कि उनके दोनों बच्चों की कस्टडी कोर्ट से उन्हें ही मिली थी। डॉक्टर जफर के मुताबिक शादी टूटने के बाद उन्होंने डॉक्टर शाहीन से कोई संपर्क नहीं रखा, क्योंकि उनके मुताबिक दोनों की राहें बिल्कुल जुदा हो चुकी थीं। डॉक्टर शाहीन का नाम दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आने के बाद डॉक्टर जफर ने भी हैरानी जताई, क्योंकि उनके मुताबिक साथ बिताए गए करीब 10 साल में उन्हें कभी भी डॉक्टर शाहीन की गतिविधियों पर किसी तरह का शक नहीं हुआ। इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा और बिल्कुल ही नहीं था। डॉक्टर जफर ने बताया कि तलाक के बाद डॉक्टर शाहीन अचानक लापता सी हो गई थी, क्योंकि ना तो उन्होंने परिवार से संपर्क किया था और ना ही मेडिकल कॉलेज में साथ में काम करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी लोकेशन बताई थी। और ड्यूटी से लगातार गायब रहने की वजह से बाद में डॉक्टर शाहीन को 2021 में कानपुर मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि कानपुर मेडिकल कॉलेज के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने न तो उसकी तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया था और न ही ड्यूटी पर लौटी थी। इसी वजह से दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंच गया।
और धमाके की जांच कर रही एक टीम कानपुर पहुंच गई। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी एक स्पेशल टीम इस मामले की जांच के लिए बना दी। किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शाहीन को 2006 में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात किया गया था। 2009 में 6 महीनों के लिए उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया गया था, लेकिन 2010 में वो दोबारा कानपुर मेडिकल कॉलेज लौट गई थी। लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2013 में अचानक बिना किसी सूचना के ही डॉक्टर शाहीन लापता हो गई। उसने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया। बाद में साल 2021 में मेडिकल कॉलेज ने उसे बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी थी और उस पर धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। हालांकि डॉक्टर शाहीन के परिवार ने उसके बम धमाके में शामिल होने के आरोपों पर हैरानी जताई। गतिविधियों में जो लिप्त कहा जा रहा है वो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो मुझको तो विश्वास नहीं। अब मीडिया क्या दिखा रही है, अपने मन से दिखा रही है, क्या दिखा रही है वो मुझे पता। शाहीन के घर वालों ने बताया कि वो बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थी। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल से उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली परीक्षा CPMT में टॉप किया था। परीक्षा पास करने के बाद 1996 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उसने MBBS में दाखिला लिया था और साल 2002 में पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी की थी। MBBS के बाद डॉक्टर शाहीन ने MD की डिग्री भी हासिल की थी। पढ़ाई के बाद उसने नौकरी शुरू की और घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली, लेकिन 9 साल बाद पति से तलाक ले लिया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तलाक के बाद वो खतरनाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आ गई थी और वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाई थी। दोनों ने एक साथ वहां पढ़ाना शुरू कर दिया था और सूत्रों के मुताबिक वहीं पर वो धीरे धीरे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात के संपर्क में आ गई। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने जैश के इस विंग की महिला कमांडर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने जैश के इशारे पर पढ़े लिखे युवाओं को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि शाहीन सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी, क्योंकि सादिया अजहर ने ही जैश के महिला विंग को बनाया था और दुनिया भर में पढ़ी लिखी महिलाओं को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल करने का अभियान शुरू किया था। आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के पति को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में मार गिराया था, क्योंकि भारतीय फौज के हमले के वक्त वो बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में मौजूद था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पति की मौत के बाद इसी साल अक्टूबर में सादिया अजहर ने जैश के महिला विंग के विस्तार का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि सादिया ने भारत में अपने स्लीपर सेल के जरिए डॉक्टर शाहीन से संपर्क किया था और सूत्रों के मुताबिक जैश के इशारे पर ही दिल्ली में धमाके की बड़ी साजिश रची गई थी। धमाके की साजिश के मुख्य तौर पर 4 किरदार सामने आए, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन का नाम शामिल रहा। हालांकि दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में शाहीन का नाम सामने आने के बाद उसके भाई शोएब ने अपनी बहन और भाई परवेज से पल्ला झाड़ लिया। घर में आना जाना नहीं था उनका यहाँ पे। भाई 4 साल से जो है मतलब बहन का और 3 साल से भाई का आना जाना। दोनों का घर से कोई रिश्ता नहीं था, आना जाना मड़ियाओं में ही रहते थे परवेज रोजाना के बाद। हालांकि शोएब ने दिल्ली धमाका मामले में अपने भाई परवेज को निर्दोष बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उनकी परवेज और शाहीन से लंबे वक्त से बातचीत नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने डॉक्टर परवेज अंसारी पर शिकंजा कस दिया। दोनों राज्यों की पुलिस टीमों ने एक ऑपरेशन के तहत परवेज के लखनऊ वाले घर पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए और पुलिस ने जब्त सामान को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर से 3 बड़े चाकू, कीपैड वाले 3 फोन, एक हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर परवेज स्मार्टफोन की बजाय कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि ट्रैकिंग और डिजिटल निगरानी से बच सके। हालांकि सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने डॉक्टर परवेज के घर से मिली हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी, ताकि आतंकियों के नेटवर्क और फंडिंग के बारे में अहम जानकारियां हासिल की जा सकें। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था और आशंका जताई जा रही है कि वो डॉक्टर मुजम्मिल से बातचीत के लिए कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल करता था। सूत्रों की अगर माने तो पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि डॉक्टर परवेज लगातार अपनी बहन शाहीन के संपर्क में रहता था।
क्योंकि उसके घर से बरामद फोन के रिकॉर्ड से दोनों के बीच हुई बातचीत की पुष्टि हुई। डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी के दौरान एक ऑल्टो कार भी बरामद की गई। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास लगा मिला। जांच में सामने आया कि कार सहारनपुर के रहने वाले शोएब ने साल 2021 में डॉक्टर परवेज को बेची थी और इसलिए जांच का दायरा यूपी के सहारनपुर तक पहुंच गया। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम यूपी के आगरा भी पहुंची, क्योंकि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से ही परवेज ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर नौकरी भी की थी। उसने साल 2015 में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी और साल 2016 में उसने इस्तीफा दिया और वो बाहर चला गया था। दिल्ली धमाके की जांच के सिलसिले में एटीएस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों की टीमों ने आगरा पहुंचकर डॉक्टर परवेज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जांच टीम ये जानने में जुट गई कि 10 साल पहले आगरा में पढ़ाई के दौरान परवेज किन किन लोगों के संपर्क में था। उधर खबर है कि दिल्ली में धमाका करने से पहले उमर नबी एक मस्जिद में पहुंचा था। खबर है कि कार बम धमाके से पहले डॉक्टर उमर दिल्ली के कमला मार्केट में मौजूद एक मस्जिद में भी गया था। बताया गया कि वो करीब 10 मिनट तक मस्जिद में रहा। उसके बाद वो लाल किले की तरफ रवाना हो गया था। कार धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने पुरानी कार बेचने खरीदने वाले डीलरों से मुलाकात की। पुलिस ने गाड़ियों के मालिकों और कार खरीदने वालों के दस्तावेजों की सावधानी से जांच करने और किसी भी संदिग्ध ग्राहक के मिलने पर पुलिस को तुरंत जानकारी देने की अपील की। जो मैंडेटरी पुलिस की तरफ से डायरेक्शंस आती हैं, उनकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, इस सिलसिले में हम लगातार काम कर रहे हैं। इधर एनआईए से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि आतंकी 26 जनवरी पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। दावा है कि आतंकियों की प्लानिंग थी कि वो 26 जनवरी को बड़ा धमाका करेंगे। इसके लिए डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले का मुआयना भी किया था। और ये सारी जानकारी फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल के फोन से मिली। मुजम्मिल के फोन से पता चला कि आतंकी 26 जनवरी और दिवाली पर दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उनका इरादा था कि लाल किला के आसपास एक ऐसा दिन चुने जब वहां पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, और इसीलिए उन्होंने लाल किले के आसपास के इलाकों की जानकारी इकट्ठा की। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया कि उसने डॉक्टर उमर के साथ मिलकर इस साल जनवरी में भी लाल किले का मुआयना किया था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पौश इलाके भी आतंकियों के निशाने पर हो सकते थे, क्योंकि जांच में सामने आया कि आतंकियों ने दिल्ली के पौश इलाकों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की थीं और इसके लिए उसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया जिसमें लाल किले के पास धमाका किया गया था। और इसीलिए दिल्ली के चुनिंदा पौश इलाकों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी गई, ताकि धमाके वाली i-20 गाड़ी की हर मूवमेंट की जानकारी मिल सके। जांच में पता चला कि वो i-20 गाड़ी 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी। इसके बाद 10 नवंबर की सुबह वो गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में घुसी और फिर वो गाड़ी पहले दक्षिण पूर्वी इलाके, फिर कनॉट प्लेस और मयूर विहार इलाके में घूमती दिखाई दी थी। जांच में यह भी पता चला कि वो गाड़ी मुंबई एक्सप्रेसवे और कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भी दिखी थी। और इसीलिए पुलिस की जांच पूरी तरह उस i-20 कार पर टिक गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश के कई मंदिर और अस्पताल भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। और दावा किया गया कि इसीलिए डॉक्टर शाहीन ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर दिया था। मतलब उसने अयोध्या में मौजूद आतंकियों के स्लीपर सेल को निर्देश देने शुरू कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर अयोध्या और वाराणसी के कई मंदिर, अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हमले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। और सूत्रों के मुताबिक इसका सारा जिम्मा डॉक्टर शाहीन ने उठा लिया था। लेकिन इससे पहले कि अयोध्या या वाराणसी में कोई धमाका हो पाता, पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। उधर दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि लाल किले पर धमाका करने वाले उमर नबी का प्लान 6 दिसंबर को हमला करने का था, क्योंकि 6 दिसंबर के ही दिन साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। और सूत्रों का दावा है कि उमर नबी ने बाबरी विध्वंस का बदला लेने की योजना बनाई थी। पहले भी खबर आई थी कि आतंकियों के फरीदाबाद मॉड्यूल के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था। राम मंदिर का मुआयना किए जाने का दावा भी किया गया था। और अब आई जानकारी के मुताबिक उमर नबी का प्लान 6 दिसंबर को एक बड़ा धमाका करने का था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि साथियों के पकड़े जाने के बाद बुरी तरह घबराया उमर बारूद से भरी गाड़ी लेकर दिल्ली पहुंच गया और हड़बड़ाहट में उसने कार में ब्लास्ट कर दिया। और इसीलिए दिल्ली धमाके के बाद यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के एंट्री गेट पर सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया। इसके अलावा राम मंदिर के आसपास के इलाकों में भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और राम मंदिर के पास से गुजरने वाली हर गाड़ी की खास चेकिंग शुरू हो गई। इस दौरान पुलिसकर्मी गाड़ियों में रखे सामान की बारीकी से जांच करते दिखे।
इसके अलावा गाड़ियों के इंजन में भी बम डिटेक्ट करने वाले उपकरण से जांच की गई ताकि दिल्ली धमाके जैसी घटना दोबारा ना हो। दिल्ली धमाके के बाद अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। खासकर राम मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां आने वाले लोगों के हर कदम पर पैनी नजर बनाई गई। राम मंदिर के आसपास डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल की कई सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई। उन्हें देखकर यह आशंका जताई गई कि डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे धर्म के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता था। डॉक्टर मुजम्मिल अपने फेसबुक अकाउंट पर कट्टरपंथी विचार वाली पोस्ट करता था और उनमें एक पोस्ट देखने के बाद यह आशंका जताई गई कि डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे धर्म के लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। वो पोस्ट एक लेख प्रतियोगिता का था। उसमें पैगंबर मोहम्मद पर लेख लिखना था। हैरानी की बात यह रही कि उसमें साफ साफ लिखा था कि यह प्रतियोगिता सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों के लिए है। लोगों को लालच देने के लिए भारी भरकम इनाम की घोषणा भी की गई थी। जीतने वाले को 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले को 3 लाख और तीसरे नंबर वाले को 2 लाख। यानी पैगंबर मोहम्मद पर लेख लिखवा कर वो इस्लाम धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई भड़काऊ पोस्ट भी की थी और इसीलिए डॉक्टर मुजम्मिल पर जांच एजेंसियों का शक और गहरा गया। मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर नमाज पढ़ते एक भारतीय जवान की भी तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर में वो जवान एक पत्थर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। इसके अलावा मुजम्मिल ने एक भड़काऊ पोस्ट भी की थी। उसमें एक तरफ हिंसा की तस्वीरें और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते लोगों की तस्वीरें थी। उस तस्वीर पर लिखा था कि इस्लाम धर्म के दुश्मन हिंसा से नहीं डरते बल्कि नमाज पढ़ने वाले लोगों की भीड़ से डरते हैं। दावा किया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई भड़काऊ पोस्ट की थी और लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद ने अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग देकर दिल्ली में धमाके की साजिश रची। दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया जा रहा है और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश के कमांडरों ने दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके के लिए पूरी प्लानिंग के तहत लोगों को चुना था। इस साजिश से जुड़े होने के आरोप में जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनमें ज्यादातर तो डॉक्टर हैं, मतलब वो सभी आरोपी पढ़े लिखे थे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जैश की कोशिश थी कि ऐसे लोगों की एक टीम बनाई जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड न हो। इससे पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर में शक की गुंजाइश बेहद कम हो जाती और सूत्रों के मुताबिक यह भी तय किया गया था कि वो सभी पढ़े लिखे हों। इसी वजह से खास तौर पर डॉक्टरों को इस प्लान में शामिल किया गया था और ये बात तब साबित भी हो गई जब एक के बाद एक अलग अलग शहरों से जांच एजेंसियों और पुलिस वालों ने आरोपियों को दबोचना शुरू किया। दिल्ली धमाका मामले में जो गिरफ्तारियां हुई उनमें दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा जा चुका है। इसके अलावा यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरीदाबाद से ही डॉक्टर शाहीन को भी पकड़ा गया था और पुलिस के मुताबिक लाल किले के पास ब्लास्ट में मारा गया उमर नबी नाम का आरोपी भी पेशे से डॉक्टर था। इनके अलावा श्रीनगर से मौलवी इरफान की भी गिरफ्तारी हुई थी जो मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ में था और ये सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन सभी आरोपियों को इस्लाम के नाम पर बरगलाया गया था। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई क्योंकि इससे पहले तक आतंकी संगठन कम पढ़े लिखे लोगों या फिर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच देकर आतंक की तरफ धकेलते थे। लेकिन इस बार डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके लोगों का नाम दिल्ली में हुए इस धमाके से जुड़ा जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि ब्लास्ट के लिए जिन आरोपियों को चुना गया था उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर बरगलाया गया था। इससे पहले तक आतंकी संगठन कम पढ़े लिखे युवाओं को अपने शिकंजे में लिया करते थे ताकि उन्हें पैसों का लालच देकर आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट मामले में कहानी बदली नजर आई और इसी वजह से इसके विरोध में मुस्लिम समुदाय के कई लोग भी खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर यानी जहां से इस मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी वहां के मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने इसका विरोध जताया क्योंकि उनके मुताबिक जिस तरह से डॉक्टरी की पढ़ाई किए हुए लोगों पर आतंकियों का साथ देने के आरोप लगे इससे उनके समुदाय की छवि खराब हुई। अगर कोई इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर भी मोहल्लों के अंदर बस्तियों के अंदर मकान किराए पर लेकर के या वो डॉक्टर हो या वो कोई मौलवी हो या वो कोई पंडित हो कोई भी हो, अगर वो संदिग्ध पाते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। सहारनपुर के उन लोगों ने अपील भी की कि अगर उनके समुदाय का कोई शख्स इस तरह के कामों में शामिल पाया जाए तो उसका बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। उधर डॉक्टर उमर और शाहीन का हैंडलर बताए जा रहे आतंकी रऊफ जरगर का भारत को धमकी देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में लश्कर ए तैयबा का आतंकी रऊफ जरगर दिल्ली में बड़े हमले की खोखली धमकी देता सुनाई दिया।
और इसीलिए ये आशंका जताई गई कि दिल्ली धमाके में लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। हिंदुस्तान मक्की साहब कहते थे अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, और वैसे ये तो दीपालपुर तो तारीखी रास्ता है हिंदुस्तान में जाने का, यहाँ की तो सड़कें हिंदुस्तान को जाती हैं। ये वीडियो दिल्ली में हुए हमले से कुछ दिन पहले का बताया गया। एनआईए की जांच में ये सामने आया था कि आतंकी दीपावली पर भारत में हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। और रऊफ जरगर के इस वीडियो के सामने आने से एनआईए का दावा और पुख्ता हो गया, क्योंकि रऊफ जरगर अपने वीडियो में दीपावली पर दिल्ली में हमले की धमकी देता नजर आया था। इस वीडियो में रऊफ जरगर ने 10 मई यानी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया था और भारत के हर हमले का जवाब देने की धमकी दी थी। जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से, 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। रऊफ जरगर को डॉक्टर उमर और शाहीन का हैंडलर बताया जा रहा है। दावा किया गया कि दिल्ली के लाल किले पर हमला करने से पहले डॉक्टर उमर और शाहीन दोनों लश्कर तैयबा के आतंकी रऊफ जरगर के संपर्क में थे। इधर दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वो वीडियो 6:50 यानी धमाका होने से कुछ सेकंड पहले का बताया गया। वहां दोपहर करीब 3:15 बजे लाल किले के पास एक कार पहुंची थी और उसमें तेज धमाका होते ही ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी टूट गए। लाल किले के पास ब्लास्ट होने से पहले ट्रैफिक सिग्नल पर सड़क से गाड़ियों के साथ ऑटो रिक्शा और कई मोटरसाइकिलें गुजरती नजर आईं। इस दौरान सड़क के किनारे कई लोग भी खड़े दिखाई दिए। वहां सब सामान्य दिखा, लेकिन इस बीच अचानक धमाका हुआ और वो कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इसके बाद सब कुछ दिखना बंद हो गया, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर अलग अलग एंगल से लगे सीसीटीवी कैमरे तक धमाके की वजह से टूट गए। और उस i20 कार में धमाका होते ही उसके नजदीक मौजूद दूसरी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई थी, क्योंकि सड़क पर बड़ी संख्या में गाड़ियां, ऑटो रिक्शा समेत कई मोटरसाइकिलें उस कार के पास से गुजर रही थी। और उस i20 कार में धमाका होते ही तेज आवाज के साथ आग की लपटें उठती नजर आईं और उसके परखचे उड़ गए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ब्लास्ट से पहले उस सीसीटीवी वीडियो में 6:50 लिखा नजर आया और उस वक्त वहां ट्रैफिक सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में धमाके से पहले की रिकॉर्डिंग होती दिखी। लेकिन 6:50 का वक्त होते ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। बताया गया कि धमाका होते ही सीसीटीवी कैमरों की देखरेख करने के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम में अचानक ट्रैफिक सिग्नल दिखना बंद हो गया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार 2 लाख रुपए में खरीदी गई थी। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित पटेल नाम के कार के डीलर ने बताया कि उन्होंने उस कार को आमिर राशिद नाम के व्यक्ति को बेचा था और कार का सौदा 2 लाख रुपए में हुआ था। अमित पटेल के मुताबिक 29 अक्टूबर को उन्हीं की कार एजेंसी रॉयल कार जोन से आमिर राशिद ने कार खरीदी थी। कार की जो हमने डिलीवरी दी थी वो राशिद के नाम की डिलीवरी थी। 2 लोग आए थे और उनको ही आमिर राशिद। कार डीलर अमित ने बताया कि i20 कार को खरीदने के लिए उनकी एजेंसी पर 2 लोग आए थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित ने कार बेचने की रसीद भी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई और दावा किया कि दूसरी तस्वीर में कार की चाबी ले रहा व्यक्ति आमिर राशिद है। हालांकि उन्होंने बताया कि कार की चाबी उनके एक कर्मचारी ने आमिर को दी थी। कार की डील के वक्त बनाए बिल पर भी आमिर राशिद का नाम लिखा दिखाई दिया। यानी i20 कार धमाके से ठीक 12 दिन पहले खरीदी गई थी। i20 देखने आए वो कस्टमर ओलेक्स के द्वारा, सोनू जी ने उनको कार दिखाई, उनको पसंद आई तो लेके गए वो। अमित पटेल के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल कार को कई बार खरीदा बेचा गया था, क्योंकि सबसे पहले वो कार सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अमित ने बताया कि सलमान ने कार को पुरानी कारों को ऑनलाइन बेचने और खरीदने वाले ऐप स्पिनी के जरिए बेच दिया था। इसके बाद स्पिनी ने वो कार जेके मोटर्स को बेच दी और कुछ दिन बाद जेके मोटर्स ने कार को बेचने का जिम्मा अमित पटेल की एजेंसी को दे दिया। अमित पटेल की एजेंसी ने कार को पुराने सामान बेचने वाले ऐप OLX के जरिए आमिर राशिद को बेच दिया। मतलब यह कि कई जगहों पर घूमते हुए वो i20 कार पुलवामा के रहने वाले आमिर राशिद तक पहुंची थी। आमिर राशिद हरियाणा के फरीदाबाद में ही रहता था। अमित पटेल ने बताया कि आमिर ने कार खरीदकर कैश में इसकी पेमेंट की थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक 10 नवंबर को उसी कार का इस्तेमाल लाल किले के करीब धमाके में किया गया था। इसी वजह से कार बेचने वाली एजेंसी रॉयल कार जोन सवालों के घेरे में आ गई। धमाके की जांच कर रही पुलिस टीम और जांच एजेंसियों ने कार डीलर एजेंसी के मालिक अमित पटेल और कुछ कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। नेक्स्ट डे सबको रिलीज कर दिया, सबकी स्टेटमेंट लेके। अच्छा, सबका बयान लिया है उन्होंने। हाँ। और ये भी बोला है कि दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी आपको तो बुलाया जाएगा। अमित पटेल के मुताबिक उन्होंने एजेंसी में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी। इसके अलावा कुछ और भी डेटा साइबर सेल को सौंपा गया, जिसकी जांच की जा रही है।
उधर एयर इंडिया के एक विमान को धमकी मिलने से सनसनी मच गई। मुंबई से वाराणसी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली में हुए धमाके के बाद इंडिगो के विमानों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। बताया गया कि यह धमकी ईमेल भेजकर दी गई और देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ान भरने वाले इंडिगो के विमानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां कयूम की प्रॉपर्टी को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैच कर लिया। मियां कयूम पर आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और वो एक वकील की हत्या के मामले में जेल में बंद है। इधर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों के करीबियों को ढूंढ रही जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर से 2 और डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। माना जा रहा है इन डॉक्टरों का ताल्लुक भी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से हो सकता है। और उनसे लगातार हो रही पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की सर्वेलेंस शुरू कर दी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 50 से ज्यादा छात्रों से पूछताछ की खबर आई। श्रीनगर में ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने पढ़ाई की थी। इसके अलावा अनंतनाग में भी इसी तरह की जांच की गई। डॉक्टरों के तौर पर अदील और मुजम्मिल की पहली नौकरी अनंतनाग के अस्पताल में ही लगी थी। सूत्रों का दावा यह है कि आतंकी खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलवी इरफान से दोनों की मुलाकात अनंतनाग में ही हुई थी। और उसकी परतें खंगालते खंगालते जांच एजेंसियों ने डॉक्टरों के इस आतंकी मॉड्यूल का पता लगाया। खबरों के मुताबिक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कई छात्रों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की और इसके बाद ज्यादातर छात्रों को छोड़ दिया गया, लेकिन 2 डॉक्टरों को हिरासत में लिए जाने की खबर भी आई। इनमें एक डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक हैं जो श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह अस्पताल में तैनात थे और दूसरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद का बताया गया, जिनकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के शोपियां से हुई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं कि इन दोनों डॉक्टरों पर आरोप क्या हैं और आतंकी मॉड्यूल में इनकी भूमिका क्या थी, लेकिन इन दोनों को हिरासत में लिए जाने के बाद अकेले जम्मू कश्मीर से पकड़े गए डॉक्टरों की गिनती 6 हो गई, जिनमें आत्मघाती हमले में मारा गया डॉक्टर उमर भी शामिल है। और यही नहीं, लखनऊ वाली डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज को मिलाकर गिनती 8 पर पहुंच गई, जबकि जांच एजेंसियों का मानना है कि यह गिनती इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने भी आरोपियों की जांच तेज कर दी। अब तक गिरफ्तार डॉक्टरों में सबसे पहला नाम डॉक्टर अदील का रहा, जिसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। फिर डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गिरफ्त में आई डॉक्टर शाहीन। तीनों के जरिए आत्मघाती हमला करने वाले उमर का सुराग मिला, जिसके बाद एजेंसियां कश्मीर में सज्जाद तक पहुंची। इसी बीच शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का पता चला तो श्रीनगर से डॉक्टर तजामुल को हिरासत में लिया गया। इसके बाद जांच एजेंसियों ने शोपियां से डॉक्टर सुहेल को पकड़ लिया। इन 8 चेहरों के जरिए आतंकियों के सफेद कोट वाले मॉड्यूल से पर्दा उठने का दावा किया गया। उधर दिल्ली धमाका मामले में जारी जांच के बीच जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस सिलसिले में सैकड़ों जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। दावा किया गया कि इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए। और जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई से कश्मीर के कई इलाकों में अचानक माहौल गर्मा गया। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से जुड़े कई लोगों के घरों में छापेमारी की। दिल्ली में हुए धमाके की घटना के बाद सर्च ऑपरेशन में तेजी लाते हुए पुलिस की टीम जब शोपियां के एक इलाके में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। जवानों ने वहां जाते ही पूरे इलाके को घेर लिया और फिर उन मकानों की तलाश शुरू कर दी जिनके मालिक सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर थे। और इसी तरह की कार्रवाई कुलगाम में भी की गई। बताया गया कि वहां पुलिस ने जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे और वहां पहुंची पुलिस टीम ने कई घरों की बारीकी से जांच की। जमाते इस्लामी से जुड़े एक व्यक्ति के घर में पहुंचे जवानों ने एक एक चीज की तलाशी ली। वो बिस्तर के नीचे और किताबों को हटा हटा कर अपने काम की चीज ढूंढते नजर आए। इसी तरह घर की अलमारियों को भी खंगाला गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई शोपियां और कुलगाम के अलावा गांदरबल, सोपोर, कुपवाड़ा और अवंतीपुरा में भी की गई और इस दौरान कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने का दावा किया गया। साथ ही 500 संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। इधर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी पर इंदौर में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। बताया गया कि जवाद अहमद सिद्दीकी का परिवार इंदौर के मऊ इलाके में रहता था और वहां अल फलाह इन्वेस्टमेंट नाम से एक चिटफंड कंपनी की शुरुआत की गई थी। और आरोप लगा कि अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के जरिए अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने कई लोगों से ठगी की थी। जवाद अहमद सिद्दीकी का 25 साल पुराना नाता इंदौर के महू से है। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महू के कायस मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं।
बताया गया कि 25 साल पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी इंदौर के महू इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे। वहां रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने निवेश के नाम पर कई लोगों से पैसे लिए थे और करोड़ों रुपए की ठगी की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जवाद अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार के लोग रातों रात पैसे लेकर वहां से निकल गए थे। और इंदौर के महू इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि ठगी के पैसों से ही हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी बनाई गई। उन लोगों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें 3 महीने में पैसे डबल करने का लालच दिया था। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जवाद अहमद सिद्दीकी ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे और अपना मकान छोड़कर वहां से दिल्ली आ गए थे। लोग जिन्होंने पैसा जमा करा था पैसे मांग रहे थे, किसी के 5,000, किसी के 10, किसी के 50, तो वो इकट्ठा दे नहीं पाए थे, तो इसलिए वो लोग चले गए। आरोप लगा कि नौकरी करने वालों के साथ किसानों और ठेले पर सब्जियां बेचने वालों ने भी उनकी कंपनी में पैसे निवेश किए थे। वहां के लोगों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिल्ली में एक फैक्ट्री खोलने की बात कही थी और लोगों को रोजगार देने का वादा भी किया था। गरीबों का पैसा भी था, सब लेकर फरार हो गए। ये लोग ऐसे फरार हुए कि लोगों को अटैक आ गया बेचारों को। बताया गया कि इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस खंगाल रही है। और इस सब के बीच दिल्ली धमाके के बाद चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर ली गई। हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करने वालों ने यूनिवर्सिटी को बंद करने की चेतावनी दी। और वेबसाइट हैक करने वालों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक धमकी भरा मैसेज छोड़ दिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की हैक की गई वेबसाइट के पेज का एक स्क्रीनशॉट सामने आया। उसमें सच रेडिकल इस्लामिक यूनिवर्सिटीज आर नॉट अलाउड इन इंडियन सॉइल, यानी भारत की धरती पर इस तरह की इस्लामी यूनिवर्सिटियों की कोई जगह नहीं है, लिखा नजर आया। उस स्क्रीनशॉट में अगली लाइन इफ यू वांट टू लिव इन इंडिया लिव पीसफुली लाइक अदर्स लिखी दिखाई दी। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो शांति से रहना होगा, यानी इस मैसेज के जरिए चेतावनी दी गई। और वेबसाइट हैक करने वालों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की हर गतिविधि पर नजर रखने की भी बात कह दी। इतना ही नहीं, हैकरों ने बर्बाद करने तक की उसको धमकी दे डाली। और इसके लिए भी उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर धमकी वाला मैसेज छोड़ दिया। उस स्क्रीनशॉट में इफ यू वांट रेडिकल इस्लामिक जिहाद बेटर लीव इंडिया एंड शिफ्ट टू पाकिस्तान लिखा नजर आया, यानी इस्लामी जिहाद करने वालों को भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दी गई। जबकि उस स्क्रीनशॉट में आखिरी लाइन विल डिस्ट्रॉय यू लिखी नजर आई। मतलब अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक करने वालों ने उसे बर्बाद करने की भी चेतावनी दे दी। हालांकि वेबसाइट हैक किए जाने के कुछ देर बाद ही यूनिवर्सिटी ने इसे ठीक कर लिया। और इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में PAFF नाम के आतंकी संगठन का रोल हो सकता है। कश्मीर में PAFF को जैश का मुखौटा माना जाता है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली ब्लास्ट केस में पकड़ा गया डॉक्टर अदील अहमद राथर नाम का आरोपी इसी PAFF से जुड़ा हो सकता है। डॉक्टर अदील अहमद राथर कश्मीर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाते हुए दिखा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे रडार पर ले लिया था। जब उसके लॉकर की तलाशी ली गई थी तो वहां से AK-47 भी बरामद हुई थी। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि डॉक्टर अदील अहमद राथर जैश का मुखौटा माने जाने वाले PAFF का मास्टरमाइंड भी हो सकता है, क्योंकि कश्मीर में PAFF के नाम से आतंक के अड्डे चलाने वाले इस संगठन के एक प्रवक्ता का नाम अदील अहमद राथर से मेल खाता है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि अदील ही नाम बदलकर PAFF की आवाज बनने का काम कर रहा था। और ये शक इसलिए गहराया क्योंकि लंबे वक्त से PAFF की तरफ से आतंकी हमलों के बाद तनवीर अहमद राथर के नाम से प्रेस रिलीज जारी की जाती रही है। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने आशंका जताई कि ये तनवीर कोई और नहीं बल्कि अदील अहमद राथर हो सकता है। और हो सकता है कि ये सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह करने के लिए गलत नाम का इस्तेमाल करता हो, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक PAFF के प्रवक्ता तनवीर अहमद राथर को लेकर यह जानकारी सामने आई थी कि या तो वो डॉक्टर है या फिर मनोवैज्ञानिक, और अदील अहमद राथर भी पेशे से डॉक्टर है। इसी वजह से यह शक और गहरा हो गया। और इसी वजह से डॉक्टर अदील अहमद राथर से जांच एजेंसियों ने सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि PAFF लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के साथ ही लोगों को बरगलाने के काम में भी जुटा हुआ है। और ये एक तरह से जैश का मुखौटा ही है, क्योंकि भारत में जैश ए मोहम्मद पर बैन है। माना जाता है कि इसी वजह से जैश ने अपने एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन यानी मुखौटे को खड़ा किया था और उसे PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम दिया था। लेकिन माना जाता है कि जिस तरह से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा TRF के नाम से अपने आतंकी मंसूबों पर काम करता है, उसी तरह से जैश ने भी PAFF के नाम पर आतंक की दुकान खोल रखी है। और अगर अदील अहमद राथर इस PAFF का मास्टरमाइंड निकला
तो ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने संकेत दिए कि भारत ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण शुरू कर सकता है। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, और वो भी तब जब दिल्ली में हुए बम धमाके में जैश ए मोहम्मद की भूमिका होने की बात सामने आई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली को दहलाने की पूरी साजिश आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर रची गई थी। दावा यह भी किया गया कि जैश से मिले निर्देश के बाद डॉक्टर उमर ने जानबूझकर शाम के वक्त धमाका किया ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। मतलब दिल्ली में धमाके का पूरा प्लान पाकिस्तान में बना था। और इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकी संगठनों की भारत ने कमर तोड़ दी थी, उन्होंने फिर से देश में गड़बड़ी फैलाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सबसे ज्यादा चोट जैश ए मोहम्मद को ही पहुंचाई थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर इलाके में मौजूद जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को उड़ा दिया था। भारत के उस हमले में बड़ी संख्या में जैश के आतंकी मारे गए थे। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बुरी तरह बौखला गया था और वो उसी वक्त से भारत से बदला लेने की ताक में था। सूत्रों ने दावा किया कि जैश के इशारे पर ही डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली के लाल किले के पास धमाका किया और उस धमाके की चपेट में आकर 12 लोगों की जान चली गई। इसकी वजह से पाकिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि भारत ये पहले ही कह चुका है कि वो आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से पाकिस्तान की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई। इसी बीच थल सेना प्रमुख ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। आर्मी चीफ ने संभव तकनीक की बात की। संभव यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ये भारतीय फौज का बनाया एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। आर्मी चीफ ने संभव तकनीक का दूसरा चरण जल्द बनाने के संकेत दिए। संभव, you are aware how it was used Sindoor 1.0. Now we are going for the phase 2, which will be a much more advanced version. लेकिन ये बात उन्होंने तब की जब देश में ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के जल्द शुरू होने की चर्चा होने लगी। और खासतौर पर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान से यह ऐलान कर दिया कि धमाके में शामिल किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान एक बार फिर खौफ से भर गया, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानता है कि भारत की ताकत के आगे वो कहीं नहीं ठहरता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे और पाकिस्तान की सेना देखती रह गई थी। इस बार भी दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आतंकियों को पाताल से ढूंढकर खत्म करने की चेतावनी दे दी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. उनकी इस हुंकार के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री की चेतावनी के कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान की सेना ने सुरक्षा चेतावनी घोषित कर दी और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों को किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार रहने के भी निर्देश जारी कर दिए। और तो और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सेना को भारत की तरफ से होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। मतलब दिल्ली में हुए धमाके के बाद पाकिस्तान दहशत से भर गया। पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं भारत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू ना कर दे, क्योंकि पहलगाम में हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से आतंकियों को चेतावनी दी थी। उनकी चेतावनी के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उधर फोरेंसिक विभाग के सूत्रों ने आशंका जताई कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट ही नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक घटना वाली जगह से जो सैंपल मिले उनमें PETN यानी पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट नाम के केमिकल के होने के भी सबूत मिले और दावा है कि इसी केमिकल की वजह से दिल्ली में इतना भीषण विस्फोट किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास का इलाका भी थर्रा उठा था। FSL यानी फोरेंसिक विभाग की टीम ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह से जो सैंपल इकट्ठा किए उन्हें लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया, क्योंकि फोरेंसिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक उन सैंपलों में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट केमिकल के होने का शक है। इससे पहले वहां जांच में अमोनियम नाइट्रेट के भी सबूत मिलने का दावा किया जा चुका है। और सूत्रों ने बताया कि इन दोनों केमिकलों को मिलाकर ही दिल्ली में इतना खौफनाक ब्लास्ट किया गया हो सकता है। जानकारों का दावा है कि PETN केमिकल दुनिया के सबसे शक्तिशाली विस्फोटक में एक है। इसे RDX से भी खतरनाक बताया गया।
और दावा है कि महज एक चुटकी PETN केमिकल का इस्तेमाल कर भयंकर धमाका किया जा सकता है। इसीलिए PETN का नाम सुनते ही फोरेंसिक विभाग के कान खड़े हो गए। उसने घटना वाली जगह से लिए गए सैंपलों की जांच तेज कर दी। PETN केमिकल सफेद रंग का पाउडर होता है और उसे RDX से भी शक्तिशाली बताया गया। खास बात यह कि थोड़ी सी गर्मी मिलते ही केमिकल एक्टिव हो जाता है और फिर किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। ठीक उसी तरह का धमाका जैसा दिल्ली में हुआ था। वहां जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके करीब 50 मीटर के दायरे में आग की लपटें फैल गई थी और आग की चपेट में आने वाली करीब 1 दर्जन गाड़ियां जल गई थी। उस धमाके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चपेट में आने वाले कई लोग झटके से हवा में उछल गए थे और दूर जा गिरे थे। और इसी बात ने ब्लास्ट में PETN केमिकल का इस्तेमाल किए जाने की आशंकाओं को बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली धमाके में जिन लोगों की जान गई उनमें कई लोगों के कान के पर्दे तक फट गए थे, उनके शरीर के टुकड़े हो गए और हड्डियां तक टूटकर अलग हो गई थी। यानी ऐसी तबाही जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। खास बात यह है कि घटना वाली जगह से जो सबूत इकट्ठे किए गए उनमें ना तो कोई नुकीली चीजें मिली और न ही बारूद जैसा कोई अवशेष। यानी लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट देश में इससे पहले हुए धमाकों से अलग था और यही वजह रही कि इस धमाके में केमिकल का इस्तेमाल किए जाने का शक गहरा हो गया। अमोनियम नाइट्रेट का नाम तो पहले ही सामने आ चुका है और PETN केमिकल तो उससे भी खतरनाक बताया गया। आमतौर पर PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल खदानों में धमाका करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सेना भी दुश्मन के इलाकों में ब्लास्ट करने के लिए इसकी मदद लेती है, क्योंकि दावा है कि PETN के जरिए बेहद मजबूत टैंकों और बंकरों के भी परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। मतलब दुनिया के सबसे विनाशकारी विस्फोटकों में शामिल PETN वो बला है जो पलक झपकते ही तबाही मचाने की ताकत रखता है। उसी तरह की तबाही जैसी दिल्ली में लाल किले के पास कार में ब्लास्ट कर मचाई गई। हालांकि PETN केमिकल को आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत में यह केमिकल प्रतिबंधित केमिकलों की सूची में शामिल है। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ जब किसी आतंकी हमले में PETN केमिकल से धमाका किए जाने की आशंका जताई गई हो। इससे पहले साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम ब्लास्ट के बाद भी वहां PETN के सबूत मिले थे। इसके अलावा भी आतंकी ब्लास्ट में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बारूद के साथ इस केमिकल का इस्तेमाल करते आए हैं। हालांकि भारत में PETN केमिकल को लेकर नियम बेहद सख्त हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड केमिकल है, यानी प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट में आता है। इसे आम लोग हासिल नहीं कर सकते और अगर आम लोग किसी तरह इस केमिकल को खरीदते हैं या अपने पास रखते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि तबाही मचाने वाले PETN केमिकल का इस्तेमाल खदानों में धमाके के लिए भी किया जाता है। इसीलिए इसे सिर्फ सरकारी कंपनियां या संस्थाएं ही ले सकती हैं, लेकिन उन्हें भी इसके लिए लाइसेंस लेना होता है क्योंकि PETN केमिकल का रखरखाव बेहद मुश्किल काम माना जाता है। ये इतना ज्यादा विस्फोटक होता है कि हल्की सी भी चूक बड़े धमाके की वजह बन सकती है। इसलिए जो सरकारी कंपनी PETN केमिकल खरीदती है उसे उसका पूरा हिसाब भी रखना होता है और हिसाब किताब में गड़बड़ी पाए जाने पर उस कंपनी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी PETN केमिकल तक पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान काम नहीं। लेकिन सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली धमाकों में इस केमिकल का नाम आने पर जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई और जांच शुरू कर दी गई कि अगर धमाके के लिए PETN केमिकल का इस्तेमाल किया गया तो वो आया कहां से। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि इस केमिकल से सिर्फ धमाका ही नहीं किया जा सकता बल्कि कुछ दवाएं बनाने में भी इसकी जरूरत होती है। हालांकि दवा में PETN केमिकल बेहद कम मात्रा में होता है और उससे किसी को खतरा नहीं होता। दिल्ली ब्लास्ट में जिन आरोपियों के नाम सामने आए उनमें ज्यादातर डॉक्टर हैं। ऐसे में यह आशंका भी जताई जाने लगी कि कहीं डॉक्टरों का यह टेरर नेटवर्क किसी ऐसी कंपनी के संपर्क में तो नहीं था जो PETN केमिकल से दवा बनाती हो। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली धमाका मामले में जिस PETN नाम के केमिकल का नाम सामने आ रहा है उसके बारे में आम पब्लिक ज्यादा नहीं जानती, लेकिन जानने की जरूरत है क्योंकि जब पढ़े लिखे लोगों की आतंकी नेटवर्क बनने की बात की जा रही है तो जानकारी फिर सबको रखनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये किस तरह की चीजों में पढ़े लिखों का इस्तेमाल करने की साजिशें हो रही हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां जो लाल किले के पास हुए धमाके की जगह पर पहुंची तो जो अंदाजा लग रहा है कि यह कोई साधारण हादसा तो नहीं था बल्कि एक सुनियोजित हमला हो सकता है। कार में सवार व्यक्ति डॉक्टर उमर नाम का एक चिकित्सक था, डॉक्टर था, जो पुलवामा जम्मू कश्मीर से था। दावा किया जा रहा है कि यह जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है और इस विस्फोट में इस्तेमाल हुए संभावित विस्फोटक के बारे में एक संभावना यह जताई जा रही है कि यह PETN हो सकता है। तो यह PETN है क्या, कैसे काम करता है? इसके लिए सबसे पहले तो यह समझना होगा कि विस्फोटक क्या होते हैं। हमारे आसपास की कई चीजें विस्फोटक होती हैं, जैसे पटाखे,
जो दिवाली पर फूटते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं। बड़े विस्फोटक जैसे बम एकदम तेजी से ऊर्जा छोड़ते हैं, धमाका होता है। ये एनर्जी यानी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि हवा को चीर देती है, चीजों को तोड़ देती है। पीईटीएन, जिसका पूरा नाम पेंटाएरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट है, एक ऐसा ही शक्तिशाली विस्फोटक है। इसके केमिकल नाम और उस डिटेल में जाने के बजाय यह समझिए कि यह एक सफेद चमकदार क्रिस्टल जैसा दिखने वाला पाउडर होता है, जैसे चीनी या नमक, लेकिन बेहद खतरनाक। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो यह एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, जो नाइट्रोग्लिसरीन जैसी फैमिली से आता है। नाइट्रोग्लिसरीन वही चीज होती है जो डायनामाइट में इस्तेमाल होती है। लेकिन सरल शब्दों में यह समझिए कि पीईटीएन एक सुपर फास्ट बम का ईंधन है। बम का ईंधन है। यह सिर्फ 100 ग्राम पीईटीएन एक पूरी कार को उड़ा सकता है, बिना इसमें कोई छर्रे या कीले वगैरह मिलाए। इसमें नहीं मिलाने पड़ते। यह अपनी ही ताकत से इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि आसपास की हवा में दबाव की लहर बन जाती है, जो दीवारें हिला सकती है। लाल किले के पास हुए धमाके में फॉरेंसिक टीमें अभी जांच कर रही हैं, लेकिन शुरुआती खबरें कहती हैं कि पीईटीएन इस्तेमाल हुआ हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी मिला हुआ हो। अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से मिला भी था। तो यह मिश्रण इतना घातक था कि कार के आसपास की दुकानें तक कांप गई और लोग 100-100 मीटर दूर तक उछल गए। तो यह जो पीईटीएन है, यह 1894 में जर्मनी में पैदा हुआ। एक कंपनी राइनिश वेस्टफैलिश स्प्रिंगस्टॉफ आजी, उसने इसे पहली बार बनाया और पेटेंट कराया। यह वो दौर था जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, लोग खदानें खोद रहे थे, रेलवे बिछा रहे थे, विस्फोटकों की जरूरत थी पत्थर तोड़ने के लिए, सुरंगें बनाने के लिए। लेकिन पीईटीएन को असली पहचान मिली 1912 में, जब जर्मन सरकार ने इसे बेहतर तरीके से बनाने का तरीका पेटेंट किया। और फिर आ गया पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 से 1918 तक जर्मन सेना ने पीईटीएन को हथियारों में इस्तेमाल किया, बम में किया, तोपों में किया। इतना स्थिर पाउडर था कि लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था बिना खराब हुए। फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर में भी, जो 1939 से 1945 तक चली, उसने और बड़ा रोल निभाया। अमेरिका, ब्रिटेन, सब ने अपनाया। उस समय के सैनिक कैसे लड़ते थे? टैंकों से, बंकरों में, जहाज से हमला करके। तो पीईटीएन को आरडीएक्स नाम के दूसरे विस्फोटक के साथ मिलाकर सेमटेक्स बनाया गया, जो प्लास्टिक जैसा होता है। इसे किसी भी प्लास्टिक की तरह तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जैसे चॉकलेट होता है ना, चॉकलेट को किसी भी शेप में डाल दो। युद्ध के बाद फिर 1950-60 के दशक में यह खदानों में इस्तेमाल होने लगा, खदानों में, निर्माण कार्य में, या जहां भी बड़े पैमाने पर चट्टानें तोड़नी हो। लेकिन इसी ताकत ने इसे आतंकवादियों का पसंदीदा केमिकल भी बना दिया, क्योंकि इसकी खास बात क्या है? यह थोड़ा सा ही चाहिए होता है धमाका करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक्सरे मशीन में पकड़ा नहीं जाता। ना एक्सरे मशीन में पकड़ा जाता है, ना ही यह कोई ऐसी गैस छोड़ता है कि खोजी कुत्ते इसे सूंघ सके। तो इसका इस्तेमाल ऐसे होने लगा कि इसके डेटोनेटर बनाए जाने लगे। अब डेटोनेटर क्या है? यानी बड़े विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट करने के लिए जो स्टार्टिंग ब्लास्ट होता है, वो इससे देते हैं। मतलब जैसे बहुत सारे अमोनियम नाइट्रेट को उड़ाना हो, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप नहीं फटता, तो उसमें इसके कुछ ग्राम से ही धमाका किया जा सकता है, और फिर वो धमाका विकराल रूप ले लेता है। जैसे दिवाली वाले बम में जो सुतली का टुकड़ा होता है ना, जिसमें चिंगारी दिखाते हैं, वो सुतली जलकर फिर बम फटता, तो वो डेटोनेटर, वो रोल पीईटीएन बड़े बम में कर सकता है। तो सेना के इस्तेमाल में ये इससे छोटी ब्लास्टिंग कैप्स बनाई जाती हैं, जो बड़े बम को फोड़ने का सिग्नल देती हैं। एक प्राइमाकॉर्ड नाम का डेटोनेटिंग फ्यूज होता है, जिसमें यह इस्तेमाल होता है। उसमें चेन रिएक्शन की तरह कई बमों को एक साथ फोड़ा जाता है, उसमें स्टार्ट इससे किया जाता है। मिलिट्री में एक पेंटोलाइट नाम का मिश्रण बनता है, वैसे जैसे पीईटीएन और टीएनटी का कॉकटेल, वो ग्रेनेड और तोप के गोलों में इस्तेमाल होता है। पुराने बाजूका टैंक विरोधी हथियारों में भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल न्यूक्लियर हथियारों के डेटोनेटर में भी पीईटीएन इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह बिजली के स्पार्क से फोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इसका एक और रोल है, वो है दवा में। इस वजह से भी डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क में इसके इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पीईटीएन एक वैसोडायलेटर है। वो क्या मतलब? मतलब ये खून की रगों को चौड़ा करता है। हृदय रोग में, जैसे एंजाइना में, दवा के रूप में यह इस्तेमाल होता है, बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत छोटी मात्रा में। खून की रगों को चौड़ा कर देता है।
तो कहीं खून रुक रहा हो हार्ट की बीमारी में, हार्ट अटैक इसलिए आता है, खून रुक जाता है तो वो जो रगें हैं वो संक्रिय हो जाती हैं, वहां ये चौड़ा कर देता है रगों को, दिल को आराम देता है। लेकिन बड़ी मात्रा में यही दवा बम बन सकती है। यानी जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क सिर्फ इसकी मात्रा का है, और एक वैज्ञानिक खोज गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही ला सकती है, दिखाता है। शायद इसीलिए इसके लिए आतंकियों को भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है इसको इस्तेमाल करने के लिए, और डॉक्टर तो इसका इस्तेमाल अच्छी तरह जानते ही होंगे। 1988 में पैनाम एयरलाइंस की फ्लाइट 103 लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी। स्कॉटलैंड के लॉकबी के ऊपर एक बम फूटा, 270 लोग मारे गए। 259 प्लेन के थे और 11 वो जिनके ऊपर विमान गिरा। जांच में पता चला सेमटेक्स में PETN का इस्तेमाल हुआ था। लिबिया के आतंकियों ने रेडियो कैसेट प्लेयर में इसको छिपाया था। दुनिया स्तब्ध रह गई थी क्योंकि एक्सरे में पकड़ा नहीं जाता। डॉग स्क्वाड के खोजी कुत्ते भी सूंघ नहीं पाते। फिर 2001 में रिचर्ड रीड नाम का एक ब्रिटिश आतंकी अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में सवार था। उसके जूते में PETN भरा था, लेकिन वो पकड़ा गया था, प्लेन क्रैश होने से बच गया था। 2009 में नॉर्वे में एक आतंकी ने अंडरवियर में PETN छिपाया था, लेकिन डेटोनेटर फेल हो गया था प्लेन में, लेकिन धुआं भर गया। 300 लोग लेकिन बच गए। तो 2010 में यमन से अमेरिका जाने वाले कार्गो प्लेन में प्रिंटर की कार्ट्रिज जो होती है, प्रिंटर कार्ट्रिज में वो कार्गो माल था, उसमें PETN था। वो अलकायदा का काम बताया गया था। दुबई और ब्रिटेन ने प्लेन रोक दिए थे। लेकिन ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि PETN क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये हल्का होता है। इसको मोल्ड कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी की तरह, क्ले की तरह, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और डिटेक्टर से ये बच जाता है। एयरपोर्ट पर सब स्पेशल स्कैनर लगे हैं अब तो, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरह रोकना मुश्किल बताया जाता है। भारत में 1993 के मुंबई बम धमाकों में कुछ खबरों में PETN का जिक्र आया था। 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में भी इसकी संभावना जताई गई थी। यानी ये पहली बार नहीं है जब इसका नाम सामने आया हो। लेकिन ये तो दिख रहा है कि ये पढ़े लिखे डॉक्टरों, इंजीनियरों को रिक्रूट कर आतंकी संगठन अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा। इस जंग में दुश्मन भले ही 100 बार पकड़ा जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां एक बार भी चूक जाएं तो खतरनाक हो जाता है। 100 बात की एक बात। इधर खबर है कि महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार आतंकी जुबैर से दिल्ली धमाके को लेकर पूछताछ हो सकती है। महाराष्ट्र ATS पुणे से पकड़े गए अलकायदा के आतंकी जुबैर से भी दिल्ली धमाके के बारे में पूछताछ कर सकती है। जुबैर पेशे से इंजीनियर है और पुणे की एक बड़ी IT कंपनी में काम करता था। उस पर आतंकी संगठन अलकायदा के लिए आतंकियों को भर्ती करने का आरोप है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में हुए धमाके पर चिंता जताई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपने बच्चों को सही और गलत में फर्क समझाने की अपील की। आप अपनी मजहब के युवान बच्चों को समझाओ, ये देश सबका है। हम अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं और रहीम रस खान के भी दोहे गाते हैं।